हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड जैसा मैंने डिस्कस करा था कि अगर आप लोग विलिंग हो कि फार्माकोविजिलेंस में जॉब चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज में या ऐसी कंपनीज में जो पीवी जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, है ना? एंड किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, क्या क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। एकदम लगेगा कि बहुत ही बेसिक क्लास की जैसी चीज है। मैं बहुत ज्यादा ऐसा ओवरव्यू नहीं देने वाली हूँ कि चलिए अब हम कोर्स शुरू करते हैं या वट एवर। तो लॉन्ग वीडियो होने वाला है, पहली बात तो जिन लोगों को भी लगता है कि 1 मिनट में सीख जाओगे, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। मैं आपको लॉन्ग वीडियो में डिटेल्ड बताऊँगी, स्टेप वाइज़ प्रोसेस, कितने राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड्स होते हैं, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक कंपनी का सेपरेट। एंड देन बेसिक बेसिक आइडिया तो इतना पता होना चाहिए। अगर पीवी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई भी फार्माकोविजिलेंस की कंपनी है, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी, कौन से सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को चलाना कैसा, ये सारी मतलब बातें। और अगेन, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो इस तरह के लॉन्ग वीडियोस में 2-3 लेकर आऊंगी। पहला रिस्पॉन्स मैं देखूंगी आपके पहले वीडियो में किस तरह का इंटरेस्ट आ रहा है स्टूडेंट्स का। अगर आप लोग विलिंग हो, इतना पढ़ने के लिए, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मतलब समझ में आएगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप अपने और फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो जो ये कोर्स करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी। सेकंड बात, अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो बोल रहे थे कि मैम एक सर्टिफिकेशन भी लॉन्च कर दीजिए, तो वो टेस्ट बेस्ड होगा, है ना? सिर्फ वीडियो बेस्ड नहीं होगा, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी चीज का भी चार्ज नहीं है। तो पहले, हाउ टू सिक्योर अ फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट जॉब एज अ फ्रेशर। आप बी फार्म फ्रेशर हैं या आप एम फार्म फ्रेशर हैं, इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, एग्जांपल टीसीएस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो। ये वो 4 कंपनीज हैं जिनके बारे में मैंने अभी वीडियोस शेयर करे हैं, और भी मैं करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनीज है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता, एंड दिस इज मी डॉक्टर निकिता सारस्वत। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो पहला तो देखो, क्या एक्सपेक्ट करती कोई भी कंपनी, अगर तुम तैयारी भी कर रहे हो ना, अच्छा। एंड सेकंड चीज, आप अगर इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपका टारगेट है किसी भी फार्माकोविजिलेंस की जॉब में ज्वाइन करना इमीडिएटली आफ्टर बी फार्म, तो मैं आपको ना इंटर्नशिप्स भी भेज रही हूँ बहुत सारी। वो इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई करते रहना। कुछ लोग कहते हैं मैम सीवी बिल्डिंग कैसे करनी है स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो उसका भी मैं वीडियो शेयर करूंगी। अगर आप इस तरह से फॉलो करते रहोगे, तो मुझे लगेगा कि अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, तो उसका वो भी मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये लोग कोई भी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो चाहेगी, आपको इतना पता होना चाहिए कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, एज बेसिक एज दैट। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में भी ये चीज आई है, हम लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता है पीवी क्या होता है। स्टिल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि एस्पेक्ट ऑफ ड्रग सेफ्टी। अगर कोई भी ड्रग मार्केट में आती है, पेशेंट उस ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, तो वो ड्रग कितनी सेफ है। ठीक है, सेफ है मतलब वो कितना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, क्योंकि हमें पता है ड्रग एक केमिकल है जो बॉडी में जाती है, और सिर्फ आपके उस टारगेट ऑर्गन को इफेक्ट नहीं कर रही है जिसको उसको ठीक करना है, इट इज ऑल्सो इफेक्टिंग और सारे ऑर्गन्स भी। सेकेंड, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर आप ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, तो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से एडवर्स रिएक्शंस आ रहे हैं, ये तो डिफरेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं, के बारे में फिर कभी बात करेंगे। एंड देन इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी पोस्ट मार्केट अप्रूवल ऑफ द ड्रग। मतलब एक बार जो ड्रग है वो लॉन्च हो गया मार्केट में, जस्ट अ मिनट, एक बार ड्रग लॉन्च हो गया मार्केट में, देन उसके बाद ये जो ड्रग है वो कितना सेफ है, कितने समय तक वो मार्केट में रहेगा, हमारी रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं वो क्या उसको अप्रूवल दे रही हैं कि वो साइड इफेक्ट के बाद भी, या कितना सीवियर साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से वो मार्केट से या तो रिवोक कर लिया जाता है या फिर इट स्टेज। अगर जो ड्रग आप देखते हो कि बहुत सारे नए इंप्रूव्ड वर्जन आते हैं, तो जैसे जैसे कंपाउंड्स और डिस्कवर होते हैं, हम क्या करते हैं, ड्रग्स को मॉडिफाई करते हैं, रीलॉन्च करते हैं। हम बहुत सारे मेडिसिन में देखा होगा कि नाउ दिस ड्रग इज विद लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट्स, या फिर इस ड्रग से अब आपको नोजिया नहीं होता, या इस ड्रग्स खाने के बाद अब आपको सिडेशन नहीं होता, नींद नहीं आती। दीज आर ऑल द थिंग। तो बेसिक मतलब फार्माकोविजिलेंस होता क्या है कि कोई भी ड्रग, अगर मैं बोलती हूँ सिप्ला एक कंपनी है, और मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी, ऐसे सिर्फ हवा वाली बातें नहीं कि हाँ क्लासरूम स्टडी हो गई। एक एग्जांपल मान के चलो, सिप्ला ने सपोजिंगली पैरासीटामोल लॉन्च करा। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक मेडिसिन के साथ चल रही हूँ। सिप्ला ने पैरासीटामोल लॉन्च करा और उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया इंडिया में, है ना, एंड यूरोप में। सपोज यहाँ पे इसने लॉन्च कर दिया और आगे यूएस वगैरह में भी कर दिया, सपोज यूएस में भी कर दिया। तो अब ये जो ड्रग मार्केट में आ गई है, जब ये लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं,
क्या ये ड्रग उनके लिए सेफ है? मतलब ऐसा तो नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग है, किसी को लाइफ लॉस हो गया है या किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई है। सपोजिंगली कोई किडनी का पेशेंट था या कोई लिवर का पेशेंट था और उसने ये वाली पैरासिटामॉल खाई या कोई भी और ड्रग आज जो लॉन्च करा है, उससे कितने सीवियर रिएक्शंस हो रहे हैं, कितना प्रॉब्लम हो रही है और कितनी सेफ है वो ड्रग। इसका एक प्रोफाइल होता है, इसके केसेस हमको रिकॉर्ड करने होते हैं। अब सिप्ला तो जा जाके ये काम करेगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी R&D कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, मार्केटिंग कर रही है एंड प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है अपना व्हाटएवर। तो ये सारा डेटा ना इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को दे दिया जाता है, जिन्हें हम एमएनसीज बोलते हैं, जहाँ पे हम जॉब ढूंढ रहे हैं, दैट इज विप्रो, टीसीएस, एक्सेंचर, व्हाटएवर। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, इन मेडिकल कंपनीज का डेटा कलेक्ट करती हैं मार्केट से, उस डेटा को एनालाइज करती हैं और उस डेटा को रिपोर्ट करती हैं वापस से उन मेडिसिन कंपनीज को। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक फार्माको विजिलेंस एसोसिएट की जॉब। और यही काम आपको करना है, इसी के लिए आपको रिक्रूट करा जाएगा। समझ में आया करना क्या है? तो हम जिन कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ये सारे केसेस को मार्केट से पिकअप करती हैं। आपका काम नहीं है पिक करना, आपको सिर्फ सिस्टम पे बैठना है, अपने ऑफिस में बैठना है, वहां लैपटॉप्स में बैठना है, वहां ये केसेस आएंगे, उन केसेस को स्टडी करना है, वहां से डेटा पिक करना है और सॉफ्टवेयर की हेल्प से एनालाइज करना है। ठीक है। अब मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो करेंटली कंपनीज रन कर रही हैं। बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हैं, उनको कैसे चलाना है ये सब मैं बताऊंगी। तो देखो, अगर इतना बेसिक आ गया तो तुम तो ऐसे ही राउंड्स क्लियर हो गए, आपके आपके राउंड ऐसे ही क्लियर हो गए, श्योर शॉट विनर हो जाओगे आप इन इन चीजों के लिए अपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या करना है हमको। ओके, यस, हाँ, तो हम वापस से आ जाते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन। अब हमें ये पता करना है हम कैसे बोलेंगे ड्रग सेफ है कि नहीं। ये मुझे लगा तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फीवर की दवाई थी, उससे थोड़ा बहुत लिवर डैमेज हो रहा है तो ठीक है। पर ये मैं नहीं डिसाइड कर रही हूँ, कौन डिसाइड कर रहा है? ये रेगुलेटरी बॉडीज डिसाइड कर रही है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इंडिया में भी हैं, यूरोप में भी हैं, यूएसए में भी हैं। हर कंट्री का, हर कॉन्टिनेंट का अपना एक रेगुलेटरी एजेंसी एग्जिस्ट करती है और उसने बहुत सारे रूल्स बताए हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये ड्रग सेफ है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये ड्रग सेफ नहीं है, इसे मार्केट से हटा लिया जाए। राइट? तो ये मैंने नहीं डिसाइड करा, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। ये रेगुलेटरी बॉडीज कुछ गाइडलाइंस रिलीज करती हैं और ये गाइडलाइंस के हिसाब से अगर ड्रग काम कर रही है तो वो सेफ है, नहीं काम कर रही तो वो सेफ नहीं है, और अगर सीवियर प्रॉब्लम हो रही तो उसको वहां से हटा लेना चाहिए, मार्केट से वापस ले जाना चाहिए। इतनी सी बात है। तो अगर मैं बात करूं गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं, एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई ड्रग अगर यूएसए में मार्केट हो रही है तो वो एफडीए के हिसाब से ही चलेगी। अगर कोई ड्रग यूरोप में लॉन्च हो रही है तो ईएमए मतलब यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ईएमए का मतलब होता है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। ये क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये सब आपके टेक्निकल राउंड्स में, जो स्टार्टिंग का राउंड होता है जिसमें एग्जाम होता है आपका, उसमें इन वर्ड्स के मीनिंग, इन रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, फार्माकोविजिलेंस के बारे में पूछा जाता है वन वर्ड आंसर्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सेकंड, अगर आप वो राउंड क्लियर करके आगे जाते हो तो उनमें आपको जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो भी आपसे डायरेक्टली वन टू वन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन लाइन टू लाइन आंसर में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मैं बातें बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं सब कुछ एग्जाम में आएगा, एग्जाम मतलब सॉरी, ये कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यूज और सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ, मैं सब कुछ आपका जॉब ओरिएंटेड बता रही हूँ। अभी मान के चलो कॉलेज का कॉलेज में, पर ये जॉब की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडीज लाइक एफडीए, ईएमए एंड हमारा इंडिया में कौन सा चलता है, सीडीएससीओ। एक सेकेंड ना, सीडीएससीओ, सीडीएससीओ स्टैंड फॉर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीडीएससीओ का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, बहुत बार एग्जाम में दिया भी होगा। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है इनके हिसाब से अब आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है, वैसा नहीं कि बोलेंगे कि मैम हमें सारी गाइडलाइंस याद होनी चाहिए, नहीं। अभी क्योंकि आप फ्रेशर हो, अभी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट इनके फुल फॉर्म याद होना चाहिए और बहुत ब्रीफ गाइडलाइंस। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि कलर कोड, अगर तुम लोग को याद होगा तो कलर कोड के हिसाब से हम बोलते थे हाँ ये ड्रग सेफ है, ये ड्रग सेफ नहीं है। तो ऐसा बेसिक जो गाइडलाइंस होते हैं, चलो अगर मुझे लगता है कि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ये गाइडलाइंस भी मैं डिस्कस करूंगी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जैसा जैसा आएगा कमेंट कि मैम हमें इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो आई विल शेयर। अब क्या आता है, राइजिंग डिमांड। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है एक्सपैंड हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, ग्लोबली भी हो रही है और हमेशा बढ़ेगी। जिस तरह से जैसे कोरोना एक ग्लोबल पैंडेमिक था, ऐसे बहुत सारे और नए वायरसेस या कंडीशंस आ रहे हैं जिनको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन बन रही हैं।
एंड जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी उनको ठीक करने के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन लॉन्च हो रही हैं, नए नए फॉर्म्स आते हैं, नए नए फॉर्मुलेशंस आते हैं, इम्प्रूव फॉर्मुलेशन। तो ये तो एवर ग्रोइंग, मतलब मान के चलो ये पीवी की जॉब तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी हम सपोज मान के चलो 1 करोड़ लोगों में स्टडी कर रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कल को हम 100 करोड़ में करेंगे, तो ये तो डेटा तो एंडलेस है हमारे पास। तो डेटा एंडलेस आएगा ही, एंड ये डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि हर कंपनी चाहती है उसकी मेडिसिन इंप्रूव हो, उसकी मेडिसिन मार्केट से आउट नहीं हो, उसकी मेडिसिन गाइडलाइंस को फॉलो करे, नहीं तो गाइडलाइन बैन कर देगा। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रेगुलेटरी बॉडीज बैन कर देंगी ड्रग्स को। ठीक है, उनके पास इंप्रूव ड्रग्स है, तो हर इंसान। अच्छा, ऐसा मान के चलो कि मैं बोलती हूँ, अगर आप लोगों ने मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, बेसिक सर्वे के बारे में, कि कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोगों को अगर पसंद आता है तो वो चलता रहता है मार्केट में, नहीं पसंद आता तो मार्केट से हट जाता है, उतनी छोटी सी बात। तो ऐसे ही मेडिसिन है, अगर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और नई मेडिसिन आ गई तो लोग उसको पसंद करेंगे, डॉक्टर्स उसको लिखेंगे, जिससे ज्यादा ज्यादा फायदा हो रहा है, जल्दी फायदा हो रहा है और नुकसान कम हो रहा है। राइट? तो हर कंपनी भी मेडिसिन की ऐसा चाहती है कि इस तरह का पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट, ठीक है, पीएमएस लिख देती हूँ, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। मतलब सर्विलेंस करना, मतलब सर्वे करना, एक तरह से सर्विलेंस करना, हम बोलते हैं ना सीसीटीवी सर्विलेंस, कॉन्स्टेंटली चेक करना। पोस्ट मार्केटिंग मतलब आपने बांट दिया लोगों में, वो मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च कर दिया, उसके बाद आप सर्वे कर रहे हो, उसके बाद आप सर्विलेंस देख रहे हो कि आपकी ड्रग प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही है, और कितनी फायदेमंद है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं, कितना डॉक्टर लिख रहे हैं, कितना कम साइड इफेक्ट आ रहा है। राइट? तो ये डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है, इसलिए आपका जॉब हमेशा बना रहेगा और बढ़ेगा ही। अब हमें करना क्या है, तैयारी क्या क्या करनी है हमको। हमको तैयारी इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या करनी है। पहला तो हमको ये गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, एफडीए, ईएमए, सीडीएससीओ, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि अब कौन रिपोर्ट करता है ये, मतलब मैंने बोल दिया मेडिसिन लॉन्च होगी मार्केट में, हाँ, एंड देन ये मेडिसिन लॉन्च हो गया मार्केट में, तो अब कौन जाएगा कि ये डेटा को कलेक्ट कौन करेगा। ठीक? तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स। अभी तो बोलोगे कि मैम वी हैव स्टार्टेड टू लर्न, तो ये आपका लेक्चर 1 है। मैं अगेन बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है दिस इज ऑल गुड गोइंग, तो आई लॉन्च मोर लेक्चर्स, मैं एक एक डिटेल बताऊंगी। तो पहले तो गाइडलाइंस के नाम पता होना चाहिए। ठीक? थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए मेडिसिन के बारे में आपको। जैसे मैं अगर बोलती हूँ प्रोप्रानोल क्या है, या कोई भी और ड्रग का नाम मैं लेती हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए वो किस क्लासिफिकेशन को बिलोंग करता है, कि एंटी हाइपरटेंसिव है, कि वो एंटी टीबी है, कि एंटी कैंसरस है, सिस्प्लैटिन है, मतलब कौन सा ड्रग किस क्लासिफिकेशन में आता है, उतना बेसिक। हमारे फार्माको विजिलेंस के सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एआई एसोसिएशंस, देखो आजकल हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट हो रही है, कोरिलेट हो रही है। तो एआई से कितना ज्यादा मैंने भी आपको बताया, सारी कंपनीज ने एआई प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करे हैं, क्लाउड डेटा सर्विसेज हैं। तो एआई क्या है, बहुत ही बेसिक फॉर्म में। मेडिसिन इन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, अभी कौन सी कंपनी है जिनका मेडिसिन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में है। राइट? कौन कौन सी कंपनी का, अगेन ये कैसा कैसा याद करना है। सपोज मैं अप्लाई कर रही हूँ टीसीएस के लिए, तो सबका नहीं याद करके जाओगे। टीसीएस का किन मेडिसिन कंपनीज एसोसिएशन है, टीसीएस किसके लिए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का डेटा कलेक्ट करके एनालाइज कर रही है, वो मेडिसिन कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, इंडिया की कौन सी है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, और बेसिक गाइडलाइंस। अब क्या करना होता है, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट का काम क्या होगा। जो आपके पास केस स्टडी आई है, आपके पास केस स्टडीज आती है, मैं केस स्टडी भी सॉल्व करके बताऊंगी अगर आप लोग इस तरह से फॉलो करते रहोगे। तो केस स्टडी आएगी, आप कोई भी ड्रग है उसको आप मॉनिटर कर रहे हो, उस केस को एनालाइज करते हो और उस केस को रिपोर्ट करते हो। अगर आपको लगता है वो एक सीवियर साइड इफेक्ट का केस है, एक सीवियर एडीआर का केस है, तो आपको उसको रिपोर्ट भी करना है। तो ये सारा काम फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट का होगा, मतलब आपका जॉब होगा ये, कि जब आप जॉब करने जाओगे तो आपके पास केसेस आएंगे जिसको आप मॉनिटर करोगे, एनालाइज करोगे और रिपोर्ट करोगे। ये एक पीवी एसोसिएट का काम होता है। करना कैसे वो भी मैं बताऊंगी। अब जो फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट है उसकी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। केस प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स। जस्ट अ सेकंड। तो आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या काम होगा आपको, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या काम होगा आपको। केस प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स, मतलब आपके जितने भी एडवर्स इवेंट्स हैं वो रिपोर्ट करे जाएंगे, आपके पास केस डेटाज आएंगे। मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे एक केस आया कि एक 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है,
उसको सो एंड सो प्रॉब्लम है, सो एंड सो कॉम्प्लिकेशन है उसको, एंड ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स दिख रहे हैं। अब आपको बताना है कि जो मेडिसिन आप दे रहे हैं, ये उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। अब आपको एनालाइज़ करना रहेगा ये सारी चीज़ें। कितना सीवियर है एडवर्स इफ़ेक्ट, या उसको जो प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन थी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स यू विल हैव टू एनालाइज़, एंड अगेन वर्बली नहीं करना है, टाइप करके नहीं करना है। आपके पास सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसमें आपको ये डेटा की एंट्री करनी है। तो अब आपको डेटाबेस की हैंडलिंग आनी चाहिए, जैसे कि आर्गस हो गया, ओरेकल हो गया, एआरआईएसजी हो गया, विजीफ्लो हो गया। अब अगेन मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो इसको यूज करना भी मैं सिखा दूंगी। ठीक। देन ensuring compliance with global pharmacovigilance regulations, अगेन आप सिर्फ उन रेगुलेशंस की बात नहीं करेंगे जो इंडिया में रन कर रहे हैं, नो, क्योंकि आपकी कंपनीज इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको याद होगा तो मैं जब टीसीएस के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया भी था कि कौन कौन सी कंपनीज के लिए, कौन कौन सी मेडिकल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो हमें उनके अकॉर्डिंग, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा कि हमारा ड्रग सेफ है कि नहीं सेफ है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, तो मैंने आपको बताया आपको क्लासिफिकेशंस पता होने चाहिए अच्छे से, है ना। बेसिक बेसिक अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एग्जाम देने जाओ तो पूरा क्लासिफिकेशन रटा होना चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये ड्रग है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये एंटी हाइपरटेंसिव है, कि एंटी टीबी है, कि एंटी कैंसरस है, कि क्या है। क्लिनिकल ट्रायल्स के क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस पता होने चाहिए। फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है, फेज 3 क्या है, फेज 4 क्या है, प्री क्लिनिकल क्या है। प्रोफिशिएंसी इन फार्माकोविजिलेंस सॉफ्टवेयर, मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फार्माकोविजिलेंस सॉफ्टवेयर के बारे में। एनालिटिकल थिंकिंग एंड अटेंशन टू डिटेल, देखो ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया 55 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, उसको ऑलरेडी लिवर सिरोसिस है सपोजिंगली, ठीक है। देन किडनी डिसफंक्शन है, उसके बाद उसमें क्या क्या दिख रहा है, एडिमा दिख रहा है, देन उसको पेन दिख रहा है, नर्व्स उसकी स्वेल्ड दिख रही हैं, ऐसा करके केस आएगा पूरा बन के। फिर उसके साइड इफेक्ट्स आपको एनालाइज करने, कितने सीवियर हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ दैट कंट्री। अब ये कैसे पता चलेगा, आप जिस कंपनी के लिए काम करोगे वो बताएंगे उनकी जो मेडिसिन है वो कहाँ पे रन कर रही है, वहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी हैं। इसीलिए आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए रेगुलेटरी बॉडीज का, देन याद नहीं होना चाहिए पर देन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड एसए, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या फिर सीरियस एडवर्स इवेंट है। अगर मैं बोलती हूँ कोई पेशेंट किसी मेडिकेशन की वजह से कोमा फेज में जा रहा है, या फिर उसको क्या हो रहा है, वो बेहोश हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही है फॉर सम टाइम, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नमनेस हो गई, कोई लिम्ब काम ही नहीं कर रहा, मतलब इस तरह का कुछ सीरियस इफेक्ट हो रहा है, तो वो बोल देंगे हम ड्रग कैसा, हम कैसे कैटेगराइज कर देंगे, हाँ ये कंडीशन कैसा है, एसएई में जा रहा है, आप उसको लिस्ट कर दोगे। ये सब काम करना आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आप पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, सीनियर्स भी होते हैं, पहले आप सीखोगे भी ये सारा काम, ऐसा नहीं है सब कुछ यहाँ से सीख के जाना है। पर अगर इतना जो मैं बता रही हूँ ये पढ़ के जाओगे, सीख के जाओगे, तो ये गारंटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जॉब में एंट्री हो जाएगी, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी देखो सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे दिखते हैं, ये ओरेकल का सॉफ्टवेयर, ये एरिस ग्लोबल है, ये आपका उपासला मॉनिटरिंग सेंटर का है, डब्ल्यूएचओ वाला, विजी फ्लो, विजी बेस वाला, ये सब मैं बताऊंगी। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ओके। देख, नाउ हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का ओवरव्यू कैसा जाएगा। ठीक। अब क्या होता है, कोई भी कंपनी जब आपसे इंटरव्यूज ले रही है तो सिर्फ इंटरव्यू बेस नहीं होगा, उनका एक रिटन टेस्ट होता है स्टार्टिंग में। ये एक जनरल आइडिया, मैं हर एक कंपनी का डिफरेंट भी बताऊंगी। एक एप्टीट्यूड या टेक्निकल राउंड होता है, ये बेसिक स्किल्स चेक करने के लिए होता है, मतलब बेसिक नंबर कैलकुलेशन, बेसिक रीजनिंग तुम्हें आती है कि नहीं, कम्युनिकेशन कैसा है, थोड़ी बहुत नॉलेज फार्माकोविजिलेंस की है या नहीं, रीजनिंग क्वेश्चंस। और ये ना, ये एक आपका एप्टीट्यूड की एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं कि वहां जाके मैथ सॉल्व करनी है तुमको, पर तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए। दे बेसिकली जज यू एनालिटिकली, आपका ब्रेन कितना स्ट्रांग है, कितना एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्निकल राउंड में वो आपको डीप डोमेन क्वेश्चंस पूछेंगे जो फार्माको विजिलेंस से जुड़े होते हैं, एंड आपको केस स्टडीज देंगे जैसे मैंने आपको बताया। एंड देन एचआर राउंड में वो ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा कभी घर से बाहर ही नहीं निकला है, या फिर अगर ऑफिस आवर्स इतने लॉन्ग होंगे आप वहां सस्टेन कर पाओ, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी अगर तुम पे इतना इन्वेस्ट कर रही है, इतने एग्जाम ले रही है, तुम्हें इतने राउंड दे रही है, तो एचआर उनका भी लोग तुमसे जुड़े हैं, लग रहे हैं, उनका ऑफिस आवर्स भी तुम्हारे ऊपर जा रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं, कि वो तुम्हें, तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तुम्हें सीख रहे हैं, तुम्हें एनालाइज कर रहे हैं। तो वो ये चीज चेक करेंगे कि आप वहां पे अडेप्ट भी हो सकते हो कंपनी में कि नहीं, कि इतने सब राउंड्स कराने के बाद आप फाइनली वहां अडेप्ट ही नहीं कर पाए तो उनका पूरा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट जाएगा आपको ट्रेन करने में और इन चीजों में।
तो अडैप्टेबिलिटी वगैरह सब चेक करेंगे कि अच्छा आपको अगर रिलोकेट होने को बोला गया तो आप अपनी जगह, ऐसा तो नहीं कि नहीं घर से परमिशन नहीं मिली है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, या अगर ऐसी इवनिंग शिफ्ट की जॉब होगी तो मैं जॉब नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, एंड व्हाटएवर रीजंस कि हमारा शेड्यूल कैसा रहेगा। फिर स्पेशलाइज्ड फार्माकोविजिलेंस सर्टिफिकेट इंक्रीज करते हैं चांसेस आपके, बिल्कुल बात सही है, पर मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि आप पेड कोर्सेज पे जाओ। हमने बी फार्म करा, हमने एम फार्म करा है, मेरे सामने बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने डायरेक्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पोस्ट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डायरेक्ट ज्वाइन करा है। आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बारे में भी मैं आपको पोस्ट करती जाऊंगी भी कौन सा कोर्स आया है, आप उनको कर सकते हो। बाकी जनरल जो मैं आइडिया बता रही हूँ उतना सीखते जाओगे, दैट इज मोर देन इनफ। अच्छा, सीवी इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको इंटर्नशिप्स करते जाओ, मैं पोस्ट करती जा रही हूँ जो। सीवी अच्छी होनी चाहिए आपकी, सर्टिफिकेशन सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मॉक एग्जाम्स देते रहना, टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, लास्ट ईयर के पेपर, अभी जो टेंटेटिव क्वेश्चंस है वो सब हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ राउंड्स इन मेजर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, अब कितने कितने राउंड होते हैं किस कंपनी के हिसाब से वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टीसीएस की, एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, अभी मैंने ये सिर्फ 4 बताई हैं क्योंकि मैंने 4 ही डिस्कस करी है ना? तो अभी मैं और भी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, नॉट इन दिस वीडियो, मतलब और कंपनीज़ ऐड होती जाएँगी, तो ग्रेजुअली उसको देखते हैं क्या-क्या है। 1 मिनट हाँ, तो टीसीएस में जैसे 2 से 3 राउंड हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, एचआर इंटरव्यू हो गया। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लिए गए, सॉरी, एप्टीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिया गया जिसको आपको इंटरप्रेट करना है, सॉल्व करना है। टेक्निकल इंटरव्यू हो गया और उसके बाद एचआर राउंड होता है हमारा, ठीक है? ये हमारे टीसीएस के राउंड्स होते हैं, 2 से 3 राउंड डिपेंड करता है। एक्सेंचर 3 से 4 राउंड्स होंगे, रिटन टेस्ट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, टेक्निकल में आपका फार्माको टेक्निकल देखो जहाँ पे भी होगा ना वो फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड, मतलब डोमेन रिलेटेड पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड जहाँ पे होगा वो जनरल एबिलिटी टेस्ट करेंगे आपकी, और एचआर इंटरव्यू में अडेप्टेबिलिटी चेक करेंगे कि हाँ, आप उस कंपनी में आके एब्जॉर्ब हो सकते हो कि नहीं, कितने समय तक टिकोगे वहां पे कि नहीं, और फाइनल डिस्कशन मतलब सैलरी डिस्कशन, ठीक है? तो इसी तरह के सारे राउंड्स हमारे कॉग्निजेंट, विप्रो में भी रहेंगे। अब क्या करना है हमको, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि ग्लास डोर हो गया, वहां पे ना फ्रेशर्स की कितनी सैलरी वो लोग कंपनी दे रहे हैं उस हिसाब से अपनी सैलरी आपको बोलनी है। अगर फ्रेशर के लिए बल्क हायरिंग आई तब तो आप बोल ही नहीं सकते, कंपनी में जितनी हायरिंग आई उतनी रहेगी। पर अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ क्योंकि हर कॉलेज में नहीं आ रही है कंपनीज, तो हमें अपने बेसिस पे तैयार करना है, ऑनलाइन अप्लाई करके खुद से जॉब निकालनी है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, देखो मैं उन बच्चों की बात ही नहीं कर रही जिनके कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं जो ऐसे 100-200 बच्चे जाके बैठ जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, नहीं आपको तो एडेड एडवांटेज है। पर उनकी बात कर रही हूँ जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, इतने इंथुजियास्टिक है कि उन्हें एमएनसीज में जॉब करनी है। उनको क्या करना है, उनको इतने राउंड्स की तैयारी करके चलनी है, अपना लैपटॉप इंटरनेट को यूज करके, उनकी बातें चल रही हैं यहाँ पे, तो आपको जाके चेक करना रहेगा फ्रेशर्स की कितनी कितनी सैलरी उस समय में मिल रही है, लास्ट ईयर कितने लोगों को क्या मिल रही थी, एक्सपीरियंस को क्या मिल रही है, उस हिसाब से हम थोड़ा सा आइडिया लेके चलेंगे अगर सैलरी पूछी जाती है तो। ठीक, फोकस करना है आपको अपने सारे एप्टीट्यूड राउंड्स पे। एप्टीट्यूड राउंड्स के लिए ना बेसिक क्लास 8 की मैथ्स चाहिए, बहुत 10 12 की मैथ्स नहीं चाहिए।